साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग आज जानेंगे कि मुख्य परीक्षा जो यूपीएससी की है उसके पाठ्यक्रम क्या हैं। हम लोग पढ़ाई तो शुरू कर देते हैं लेकिन पाठ्यक्रम को ध्यान रखते हुए पढ़ाई नहीं करते। इस वजह से जब हम परीक्षा देने जाते हैं तो देखते हैं कि क्या ही प्रश्न आ गया है, क्या पूछ लिया गया है एग्ज़ाम में, हम तो ये पढ़े ही नहीं हैं, क्योंकि हम वैसी पढ़ाई करते ही नहीं हैं जैसा परीक्षा में पूछा जाता है। खासकर मुख्य परीक्षा हमारे लिए कितनी मुश्किल होती है। तो आज हम जानेंगे कि मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम क्या-क्या हैं, उसमें किस-किस टॉपिक को शामिल किया गया है, ठीक है? और उस पाठ्यक्रम को हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे, उसके अनुसार पढ़ाई करेंगे, जिससे अगले साल जो एग्ज़ाम होने वाला है, अगर उस अनुसार पढ़ाई करेंगे, तो उम्मीद है आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आएँगे एग्ज़ाम में, ठीक है? तो आज हम पाठ्यक्रम को देख लेते हैं कि कौन-कौन सा मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है, ठीक है? तो देखिए, मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, उसमें सामान्य अध्ययन और निबंध का जो है देखते हैं। ये 3 अगस्त 2018 को बनाया गया था, ठीक है? 3 अगस्त 2018 को जो आया था पाठ्यक्रम, उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। इसमें जो है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो आयोजित सिविल सेवा मुख्य परीक्षा है, उसका पाठ्यक्रम है। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में विषयों का बंटवारा जो होता है वो अनिवार्य एवं वैकल्पिक विषयों के रूप में किया गया है, ठीक है? जो अनिवार्य विषय हैं कुछ और कुछ वैकल्पिक विषय हैं। अनिवार्य विषयों में निबंध है, सामान्य अध्ययन के 4 प्रश्न पत्र हैं, ठीक है? जिसमें अनिवार्य विषय कौन कौन से हो गए? निबंध हो गए और सामान्य अध्ययन के 4 प्रश्न पत्र होंगे। अंग्रेजी भाषा जो होती है वो क्वालिफाइंग होती है और एवं हिंदी या संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भी भाषा। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? 22 भाषाएं। उन भाषाओं में कोई भी भाषा क्वालिफाइंग होती है, ये अनिवार्य नहीं होती है, ठीक है? तथा वैकल्पिक विषय के अंतर्गत विज्ञप्ति में दिए गए विषयों में से अभ्यर्थी द्वारा चयनित कोई एक वैकल्पिक विषय, जिसके 2 पेपर होते हैं, ठीक? तो ये हो गया हमारा। अब आगे जानेंगे पूरा डिटेल्ड कि किस तरह जो है आता है हमारा, ठीक? तो ये रहा जो है मुख्य परीक्षा की वर्तमान प्रणाली जो है इस प्रकार की है। कैसे? निबंध का प्रश्न पत्र जब पहली बार आप पेपर देने जाएंगे तो पहला पेपर आपका होगा निबंध का, जो कि 250 अंकों का है, ठीक है? 250 अंकों का है निबंध का पेपर, ठीक? दूसरा प्रश्न पत्र हमारा किस चीज़ का है? सामान्य अध्ययन का है। सामान्य अध्ययन में भारतीय विरासत और संस्कृति, फिर विश्व का इतिहास और भूगोल तथा समाज, इन 4 विषयों को शामिल किया गया है, ठीक है? 3 विषयों को, भारतीय विरासत और संस्कृति, ठीक है? विश्व का इतिहास, ये दोनों एक सा सब्जेक्ट हो गए, भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास, ठीक है? और भूगोल तथा समाज, भूगोल पढ़ेंगे और सोसाइटी पढ़ेंगे, तो 250 अंकों का ये भी। फिर सामान्य अध्ययन दूसरे में है शासन व्यवस्था, संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है? इतने विषयों को शामिल किया गया है, 250 अंक। सामान्य अध्ययन तीसरा प्रश्न। अब चौथा पेपर सामान्य अध्ययन तीसरा होगा। प्रौद्योगिकी है जिसमें टेक्नोलॉजी है, आर्थिक विकास है, जैव विविधता है, पर्यावरण है, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन है, ठीक है? 250 अंक। सामान्य अध्ययन चौथा पेपर यानी 5वां प्रश्न पत्र हमारा होगा नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिवृत्ति का, यानी एथिक्स का। एथिक्स जो है 250 अंकों का होगा ये भी, ठीक है? वैकल्पिक विषय के 2 प्रश्न पत्र होंगे, 6वां और 7वां, ठीक है? ये प्रश्न पत्र वैकल्पिक विषय के 250 अंक के ये भी होंगे, यानी दोनों मिला के 500 नंबरों का हमारा वैकल्पिक विषय होगा, ठीक? अब हमारा जो है अगला पेपर कौन सा होगा, जिसे हम 8वां पेपर कह सकते हैं। 8वां प्रश्न पत्र होगा हमारा, प्रश्न पत्र का जो होता है वो क्वालिफाइंग होगा, जो कि 300 अंकों का होगा, 300 नंबर का होगा, जिसमें से हमको मात्र 75 अंक लेके आने हैं। हर हाल में हमको 75 अंक लाने हैं, यानी 35% अंक हमको हर हाल में हासिल करने हैं, ठीक है? जो अंग्रेजी भाषा का होगा, मतलब पूरा पेपर अंग्रेजी में होगा, उसको हमें पास करना अनिवार्य है, जिसमें 300 अंकों में हमको 75 अंक लाने हर हाल में अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र खा जो हमारा होगा वो भी क्वालिफाइंग होगा, जिसमें हिंदी या तो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भी भाषा को शामिल किया गया है, ये भी 300 अंकों का होगा। इसमें भी हमको 75 अंक लाने अनिवार्य हैं, ठीक है?
यानी 35% जो है हमको इसमें लाने अनिवार्य है। ठीक, आगे है कुल लिखित परीक्षा हो गई 1750 अंक की। 1750 अंक की हमारी लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, ये जो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं ये इसमें के नंबर उसमें मेंस में जोड़े नहीं जाते हैं। ठीक है, हमारा जो इंटरव्यू होता है, व्यक्तिगत परीक्षण जो होता है वो 275 अंक का होता है। ठीक है, और कुल मिला के टोटल 2025 अंकों का होता है। जो है इंटरव्यू प्लस मेंस जो है मिला लिया जाए तो 2025 अंकों का हमारा पूरा मेंस और इंटरव्यू शामिल है। 2025 अंकों में मुश्किल से 50 से 52% में मेरिट बन जाती है। 50 से 52% में मेरिट बन जाती है, यानी कुल लगभग 1000 से 1050 और कभी कभी तो 1100 अंकों तक। ठीक है, अधिकतम 1100 अंक मुझे लगता है किसी ने नहीं प्राप्त किए हैं। 1100 अंकों तक में मेरिट बन जाती है। ठीक है, अब कुछ लोग सोचेंगे बस 50% ही लाना है, इतने में हो जाता है IAS कोई व्यक्ति। तो भाई साहब इस 50% को अंक लाने में ना उंगलियां टूट जाती हैं लिखने में मेंस। ठीक है, और सही सही लिख के आएंगे तभी आपको अंक मिलेंगे। ये कोई कक्षा 6, 7, 8 का एग्ज़ाम नहीं है कि कुछ भी लिख के आएंगे और आपको टीचर जो है आपके ऊपर इम्प्रेस होकर आपके नंबर दे देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अच्छी आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी अच्छे तथ्यों के साथ। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ सिलेबस को एक बार देख लीजिए अच्छे से। अब देखिए, दोनों पेपर क्वालिफाइंग पेपर प्रश्नों का अंक योग्यता निर्धारण के लिए नहीं जोड़े जाते। मतलब जो क्वालिफाइंग पेपर हैं हिंदी और अंग्रेजी के, उसके नंबर नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, क्वालिफाइंग प्रकृति के दोनों प्रश्न पत्र 300 अंकों के होते हैं। भारतीय भाषा में न्यूनतम अंक 25%, सॉरी मैं ऊपर 35 बोल गया, 25% 75 तथा अंग्रेजी में न्यूनतम अंक अर्धांक 25%, यानी 75 नंबर निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, दोनों में 75 अंक लाने हैं। ये देखिए मैंने बता दिया था, 25 की जगह मैंने 35 बोल दिया था, सॉरी उसके लिए। ठीक है, मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में साथ साथ प्रकाशित किए जाते हैं। ठीक है, जो मेंस के पेपर होते हैं वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रिंट किए जाते हैं, पर उम्मीदवार को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में उत्तर देने की छूट होती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई नागालैंड का है, ठीक है, या असम का है, और अगर असमी शामिल है 22 भाषाओं में तो उसको असमी लैंग्वेज में लिखना है, गुजराती में लिखना है, मराठी में लिखना है। अगर शामिल की गई हैं उस जो संविधान की 22 भाषाएं हैं उनमें अगर वो संविधान में वो भाषाएं शामिल है तो उस भाषा में लिखना चाहता है तो लिख सकता है। भोजपुरी शामिल नहीं है तो कोई भोजपुरी में थोड़े ना लिख सकता है। ठीक है, वे सिविल सेवा परीक्षा के फॉर्म में मुख्य परीक्षा है तो जिस भाषा को अपने माध्यम के तौर पर अंकित करते हैं, यानी मेंस का जब फॉर्म भरा जाता है उसको भरते समय हमको ये भरना होता है कि हमें मेंस किस लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, उन्हें मुख्य परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों को उत्तर उसी भाषा में लिखने होते हैं। ठीक है, जिस भाषा को हमने चयन कर लिया है फॉर्म भरते समय कि हमको इसमें निबंध इसमें लिखना है मेंस को, तो उसी भाषा में उसको जो है मेंस का पेपर देना होगा। केवल साहित्य के विषयों में यह छूट है कि उम्मीदवार उसी भाषा की लिपि में उत्तर लिखता है चाहे उसका माध्यम वह भाषा ना हो। उदाहरण के लिए अंग्रेजी माध्यम का उम्मीदवार अगर वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी साहित्य का चयन करता है तो उसके उत्तर वह देवनागरी लिपि में लिखेगा। ठीक है, यानी अगर इंग्लिश मीडियम का कोई छात्र है वो अगर हिंदी लिटरेचर यानी हिंदी साहित्य चुनता है तो उसे हिंदी में लिखना पड़ेगा, हिंदी की देवनागरी लिपि में लिखना पड़ेगा। शेष मामलों में इसकी अनुमति नहीं है। उम्मीदवार अलग अलग प्रश्न पत्रों के उत्तर अलग अलग भाषाओं में दे। ठीक है, हालांकि कुछ राज्यों के लोक सेवा आयोगों ने इसकी अनुमति दे दी है। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग ने दी है लेकिन यूपीएससी ने नहीं दी है। अब जैसे मान लीजिए आपने इंग्लिश भरा, ठीक है, आप इंग्लिश मीडियम से हैं, इंग्लिश में आपने फॉर्म भर दिया कि इंग्लिश से हमको एग्ज़ाम देना है। अब आपने वैकल्पिक विषय मैथ चुन लिया, तो मैथ वैकल्पिक विषय जब आएगा तो मैथ में जो है आपको इंग्लिश में ही मैथ को सॉल्व करनी पड़ेगी, हिंदी में सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, आपने और कोई सब्जेक्ट लिया है वैकल्पिक विषय के तौर पे तो आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर इंग्लिश वहाँ चुना है आपने मेंस के तौर पे, अगर हिंदी चुना है तो हिंदी में दीजिए, इंग्लिश चुना है तो इंग्लिश में दीजिए। ठीक है, ऐसा है। ठीक है,
अब प्रश्न पत्र प्रथम हम सबकी डिटेल्स जानेंगे, ठीक है, कि क्या क्या आएगा, मतलब किस तरह के हमारे टॉपिक्स होंगे। तो निबंध में क्या है, निबंध हमारा पहला प्रश्न पत्र है। उम्मीदवार को एक विनिर्दिष्ट विषय पर निबंध लिखना होगा। विकल्प, विषयों के विकल्प दिए जाएंगे, उनसे आशा की जाती है कि अपने विचारों को निबंध के विषय के निकट रखते हुए क्रमबद्ध करें तथा संक्षेप में लिखें। निबंध की क्लासेस मैंने दे दी हैं, आप वीडियो जाके देख लीजिएगा, 13 क्लासेस हैं, ठीक है। प्रभावशाली एवं सटीक अभिव्यक्तियों के लिए श्रेय दिया जाएगा, ठीक है। अर्थात बात ये हो गई कि जिन विषय पे जो है निबंध पूछा जा रहा है, मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक दे दिए, मूर्त अमूर्त विषय पे निबंध आते हैं, ठीक है, तो उसमें पूछा जाता है कि आशा की जाती है कि विचारों के निबंध, मतलब अपने विचार, ठीक है, पहले देखिए यही हो गया, अपने विचार के निबंध के विषय के निकट, मतलब जो पूछा जाता है उसके निकट जो है आप वैसा ही निबंध लिखिए जो पूछा जा रहा है, रखते हुए क्रमबद्ध करें तथा संक्षेप में लिखें। देखिए यही है, क्रमबद्ध करना है, संक्षेप में लिखना है, प्रभावशाली लिखना है और सटीक अभिव्यक्तियों के लिए श्रेय दिया जाएगा। मतलब जिन्होंने प्रभावशाली और सटीक अभिव्यक्ति का जो चुना है, मतलब अच्छा निबंध लिखा है, उनको श्रेय दिया जाएगा, मतलब उनको अच्छे अंक दिए जाएंगे। निबंध का प्रश्न पत्र मुख्यतः 2 भागों में होता है, मूर्त और अमूर्त रूप में, ठीक है। प्रत्येक भाग में दिए गए 4 विकल्पों में से एक एक विकल्प का चयन करते हुए कुल 2 निबंध यानी प्रत्येक 125 अंक लिखने होते हैं। प्रत्येक निबंध के लिए निर्धारित शब्द सीमा लगभग 1000 से 1200 होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 300 नंबर के हमारे, नहीं सॉरी 300 नंबर नहीं, 250 अंक का हमारा निबंध आएगा, ठीक है। इन 250 अंकों में 125 के जो है 2 प्रश्न पत्र लिखने होंगे, ठीक है, 125 के। बहुत सारे जो है लोग जो है लगभग 180 अंक तक 250 में पा जाते हैं निबंध में, लगभग 80-90 नंबर दोनों निबंधों में पा जाते हैं, ठीक है। जो अच्छा निबंध लिखते हैं, प्रभावशाली निबंध लिखते हैं, ठीक है, उनका निबंध पढ़ने के बाद लगता है कि हाँ उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, ठीक। तो ये हो गया हमारा निबंध का सिलेबस। अब हम डिटेल्ड जो है जीएस का देखेंगे कि क्या उसका सिलेबस है। तो दूसरा प्रश्न पत्र जो हमारा आता है, सेकंड पेपर आता है, वो GS 1 का आता है, ठीक है। एक तरफ हिंदी दिया है, एक तरफ इंग्लिश, देखते जाइएगा, मैं हिंदी की तरफ बता दे रहा हूँ, आप इंग्लिश भी देख लीजिएगा। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज, ठीक है, ये है हम। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं ये हमको देखना है। तो पहला टॉपिक जो होता है हमारा, भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे, ठीक है। भारतीय संस्कृति पूछा जाएगा जिसमें प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला, मतलब आर्ट, ठीक है। फिर उसके बाद लिटरेचर और वास्तुकला, ये तीनों अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। टॉपिक नंबर 2 क्या पूछा जाता है, टॉपिक नंबर 2 हमारा पूछा जाता है 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक की आधुनिक भारतीय इतिहास महत्वपूर्ण घटनाएं। मतलब 18वीं सदी से शुरू करना है, ठीक है, 18वीं सदी में क्या हुआ था उससे लेकर जो आधुनिक इतिहास है उसमें महत्वपूर्ण जो घटनाएं हुई हैं उनके विषय में, व्यक्तित्व जो हुए हैं, ठीक है, जो पर्सनालिटीज़ रही हैं हमारी, उनके बारे में, और जो इश्यूज़ हुए हैं, मतलब जो घटनाएं हुई हैं वो, ठीक है, कुछ इवेंट्स हुए हैं, कुछ इश्यूज़ हुए हैं, ठीक, उनके बारे में जानना है, ठीक है, पढ़ना है। फिर तीसरा टॉपिक है हमारा स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम को बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसके विभिन्न चरण जो हुए हैं और देश के विभिन्न भागों में इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान, ठीक है। तो स्वतंत्रता संग्राम के समय जो जो व्यक्ति रहे हैं उनमें उनका क्या योगदान रहा है, ठीक है, और कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं उसके बारे में पढ़ना है। चौथा टॉपिक है स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। देखिए
पोस्ट इंडिपेंडेंस लिखा हुआ है यहाँ, कंसोलिडेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन विद इन द कंट्री। ठीक है, अब जब स्वतंत्र हुआ देश तो उसके बाद जो भारत के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन की शुरुआत हुई उसको पढ़ना है। ठीक है, टॉपिक नंबर 5 में हमें पढ़ना है विश्व के इतिहास में 18वीं सदी तथा बाद की घटनाएं। ठीक है, विश्व का इतिहास पढ़ना है जिसमें 18वीं सदी और उसके बाद की घटनाएं पढ़ना है, औद्योगिक क्रांति पढ़ना है, विश्व युद्ध पढ़ना है, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्सीमांकन किया गया उसको पढ़ना है, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे, उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव। बस इतना ही विश्व इतिहास में पढ़ना है, इससे ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, 12-13 क्लासेस होती हैं, उनको आप देख लीजिएगा, चाहे मैं विश्व इतिहास पढ़ा भी दूंगा। ठीक है, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं पढ़ना है, समाज जो सोसाइटी पढ़ेंगे तो उसमें उसकी मुख्य विशेषताएं पढ़ना है, और भारत की विविधता पढ़ना है टॉपिक नंबर 6 में। ठीक है, भारत की जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, उसके बारे में पढ़ना है, और भारतीय समाज की जो मुख्य विशेषताएं उसके बारे में पढ़ना है। फिर टॉपिक नंबर 7 है हमारा महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन के बारे में पढ़ना है, जनसंख्या पढ़ना है एवं उससे संबंधित जो मुद्दे होते हैं वो पढ़ना है, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण और उनकी समस्याएं और उनके जो है रक्षोपाय यानी रेमेडीज़ क्या हैं, कैसे जो है शहरीकरण को सही किया जा सकता है। ठीक, वो पढ़ना है। टॉपिक नंबर 8 में हमको भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, ये ठीक एक टॉपिक है, इससे एक प्रश्न जरूर आता है, ये जरूर पढ़ना है, भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव क्या है। फिर टॉपिक नंबर 9 है सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, सामाजिक सशक्तिकरण पढ़ना है, सोशल एम्पावरमेंट, संप्रदायवाद पढ़ना है, कम्युनलिज्म जिसे कहते हैं, क्षेत्रवाद पढ़ना है, और धर्मनिरपेक्षता पढ़ना है। ये सोसाइटी में आता है, इसको पढ़ना है। ठीक है, फिर आता है भूगोल की बारी। भूगोल में हमको पढ़ना है विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, विश्व का पढ़ना है, विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं क्या हैं वो पढ़ना है। फिर उसके बाद पढ़ना है 11वें टॉपिक में विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण जो किया गया है, विश्व के जो मुख्य प्राकृतिक संसाधन है उनका वितरण, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए पढ़ना है। ठीक है, विश्व में भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक। ठीक है, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो सेक्टर हैं, मतलब जो क्षेत्र हैं हमारे, उनमें जो उद्योग स्थापित हुए हैं उनके लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, वो पढ़ना है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, फिर उसके अलावा हमको 12वें टॉपिक में पढ़ना है भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, ये एक छोटे छोटे चैप्टर हैं, इनको पढ़ना है। ठीक है, भूकंप पढ़ना है, सुनामी पढ़ना है, ज्वालामुखी हलचल पढ़ना है, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं जिसमें जल स्रोत और हिमावरण सहित और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव। ठीक है, उसको पढ़ना है। ठीक, 12वां टॉपिक हमारा ये है, इससे हमारा जो है पेपर 1 कंप्लीट हो गया, पहला जीएस का पेपर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, जीएस का 1 कंप्लीट हो गया, बस इतना ही है जीएस 1 में, इससे ज़्यादा नहीं। जीएस 2 में हमको क्या पढ़ना है, प्रश्न पत्र तृतीय जिसे कहते हैं जीएस 2। ठीक है, तीसरा प्रश्न पत्र हमारा जीएस 2 आएगा, जिसमें हमें शासन व्यवस्था पढ़नी है यानी गवर्नेंस, क्या पढ़ना है, गवर्नेंस। फिर संविधान पढ़ना है यानी कॉन्स्टिट्यूशन, फिर पॉलिटी पढ़नी है। ठीक है, संविधान पढ़ना है, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय पढ़ना है, सोशल जस्टिस पढ़ना है, फिर पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना है। ठीक है, बस इतने 5 टॉपिक आते हैं। ठीक, 4 टॉपिक, तो इसमें इन टॉपिकों को देख लेते हैं। पहला टॉपिक हमें पढ़ना है भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधार क्या हैं, विकास कैसे हुआ, विशेषताएं क्या हैं, संशोधन कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना, भारतीय संविधान से ये पढ़ना है। फिर उसके बाद
टॉपिक नंबर 2 में पढ़ना है संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व। मतलब जो संघ हैं, ठीक है, यूनियन और स्टेट हैं, उनके कार्य क्या हैं, ठीक है, और उनके उत्तरदायित्व क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। फिर पढ़ना है संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ क्या क्या हैं, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियाँ क्या है। बस इतना ही पढ़ना है। उसके अलावा पढ़ना है विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण। तीसरे टॉपिक में विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, ठीक है। उसके बाद विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान, ठीक, यानी डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशन। फिर टॉपिक नंबर 4 में हमको पढ़ना है भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना, यानी जो भारतीय संवैधानिक योजना है, ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स हैं, उनको दूसरे देशों के साथ तुलना करके पढ़ना है। फिर संसद और राज्य विधायिका, टॉपिक नंबर 5 में संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय पढ़ना है, ठीक है, 5वें टॉपिक में। छठे टॉपिक में क्या पढ़ना है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उनकी संरचना, संगठन, कार्य, सरकार के मंत्रालय और विभाग, ठीक है, प्रभावक समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी क्या भूमिका है, ठीक है। पॉलिटी इसीलिए लोग सबसे ज़्यादा क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि पॉलिटी से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और पॉलिटी का सिलेबस भी बहुत बड़ा है, ठीक है। उसके अलावा क्या पढ़ेंगे, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, ठीक है, ये पढ़ेंगे। साइलेंट फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां जो हुई हैं, विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां और कार्य और उनके उत्तरदायित्व पढ़ेंगे, ठीक है। फिर सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक जो निकाय हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ठीक है, उससे एक प्रश्न पूछा जाता है। टॉपिक नंबर 10 है हमारा सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय, यानी गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो जो सरकारी नीतियां हैं और उनके हस्तक्षेप होते हैं उनके विषय में पढ़ना है। फिर टॉपिक नंबर 11 में हमको पढ़ना है, टॉपिक नंबर 11 में विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठनों एवं स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका, यानी जो एनजीओज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वेरियस ग्रुप्स हैं, एसोसिएशंस हैं, डोनर्स हैं, चैरिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशनल हैं और अदर्स स्टेक होल्डर्स हैं, उनके बारे में पढ़ना है। यानी इन संगठनों की क्या भूमिका है, क्या महत्व है, ये इनके कार्य क्या हैं, ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है, ठीक। आगे है अगला टॉपिक 12वां केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय, इसके बारे में पढ़ना है। जो वेलफेयर स्कीम्स है, ठीक है, फॉर वल्नरेबल सेक्शंस, मतलब जो अति संवेदनशील वर्ग है उनके लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं उनके कार्य क्या हैं, ठीक है, और उनकी बेहतरी के लिए क्या उपाय किए जाते हैं इन संस्थानों द्वारा। 12वां टॉपिक है। 13वां है स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय पढ़ने हैं, ठीक है। फिर गरीबी एवं भूख से संबंधित हमको विषय पढ़ने हैं, ठीक। उसके अलावा क्या पढ़ना है, 15वां टॉपिक में पढ़ना है शासन व्यवस्था पढ़ना है, पारदर्शिता पढ़ना है, जवाबदेही पढ़ना है, उसके महत्वपूर्ण पक्ष क्या है, ठीक है, यानी गवर्नेंस के हमको टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग मॉडल, सफलताएं, सीमाएं, संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता और जवाबदेही और संस्थागत के अन्य उपाय पढ़ने, ठीक है। ये हो गया हमारा 15वां टॉपिक। 16वां टॉपिक में लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका क्या है। ये ठीक इससे एक प्रश्न पूछा जाता है, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की क्या भूमिका है। भारत
एवं इसके पड़ोसी देश, यानी हमको पढ़ना है इंडियाज एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, ठीक है, IR से टॉपिक है। उसके अलावा हमारा 18वां टॉपिक है द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और भारत अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स जो होते हैं उनके एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया के साथ क्या हैं, और आफ्टर अफेक्टिंग इंडिया इंटरेस्ट, मतलब जो हित हैं भारत के उससे कैसे प्रभाव पड़ता है वो पढ़ना है। और पढ़ना है 19वां टॉपिक भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव प्रवासी भारतीय, ठीक है, यानी इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट्स एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट इंडियन डायस्पोरा, ठीक। उसके अलावा पढ़ना है हमारा 20वां टॉपिक है महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और उनकी मंच एवं संरचना अधिदेश, यानी इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एजेंसीज एंड फोरा देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट, ठीक है। ये 20 टॉपिक हैं प्रश्न पत्र जो है सामान्य अध्ययन का दूसरे में, ठीक है। दूसरा सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र बहुत बड़ा है, इसको हमको ध्यान रख के पढ़ाई करनी है, ठीक। हमको कुछ वैसा नहीं करना है जिससे हमको, इसीलिए कहता हूँ सिलेबस अगर आप अच्छे से ध्यान से देखे रहेंगे तो आसान हो जाएगा पढ़ाई करना। सिलेबस को आप चाहे तो ये लिख लीजिएगा और बार बार सिलेबस को देख के पढ़ाई करिएगा। अब बारी आती है हमारी सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र तृतीय की, जिसमें शामिल है प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास और जैव विविधता, ठीक है। 3 विषय हैं, टेक्नोलॉजी, आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और विविधता यानी डाइवर्सिटी, ठीक है। उसके अलावा पर्यावरण पढ़ना है, सुरक्षा पढ़ना है, आपदा प्रबंधन पढ़ना है, ठीक है। यानी कुल 6 टॉपिक हैं, 6 विषय हैं, जिसमें प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन, इनको पढ़ना है, यानी टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये पढ़ना है। तो इनमें देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक से जो प्रश्न पूछा जाएगा वो है भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, उसकी योजना कौन कौन से, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय कौन कौन से, पहला टॉपिक। दूसरा है समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट, ठीक है। सरकारी बजट से एक प्रश्न पूछा जाएगा, इससे एक प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। अगला है चौथा टॉपिक है हमारा मुख्य फसलें। मुख्य फसलों में देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न क्या है, सिंचाई के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, हम सिंचाई प्रणाली पूछा जाएगा, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन, विपणन, संबंधित विषय और बाधाएं कौन कौन सी हैं, किसानों की सहायता के लिए ई टेक्नोलॉजी मतलब ई प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जा रहा है, ठीक है, उससे किसानों को लाभ होता है कि हानि होती है, ठीक, उससे विषय पूछा जाएगा, ठीक है, उससे प्रश्न पूछा जाएगा। 5वां टॉपिक हमारा है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता, यानी इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर्म सब्सिडीज, ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य से पूछा जाएगा प्रश्न, ठीक है। जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र, इनसे इन जो टॉपिक दिए गए हैं इनसे 2-3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है, या एक प्रश्न पूछा जा सकता है। 6वां हमारा जो टॉपिक आएगा वो भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, कार्यक्षेत्र एवं महत्व, स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। 7वें टॉपिक से भारत में भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म इन इंडिया जो हुआ है उससे एक प्रश्न पक्का पूछा जाता है हर साल, ठीक है। अगला टॉपिक है 8वां उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव, ठीक। बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें एनर्जी, पोर्ट, रोड्स, एयरपोर्ट, रेलवे, इन सबको शामिल करते हुए एक प्रश्न पूछा जाएगा। निवेश मॉडल यानी इन्वेस्टमेंट मॉडल से एक प्रश्न पूछा जाएगा।
इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, ठीक है। अगला है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है उससे प्रश्न पूछा जाएगा। डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ, ठीक। 12वां टॉपिक है हमारा, 12वें टॉपिक में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां क्या क्या हैं, देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास कैसे होता है, उसका उपयोग क्या है, उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। 13वां टॉपिक है हमारा सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता, ठीक है। इससे जो है हमारे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें देख लीजिए आईटी, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, इनके बारे में हमको ध्यान से पढ़ना है, इससे एक प्रश्न पक्का पूछा जाता है, ठीक। अगला क्या होगा, हमारा 14वां टॉपिक है, जिसमें संरक्षण यानी कंजर्वेशन, पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, और क्षरण यानी डिग्रेडेशन, पर्यावरण प्रभाव और आकलन, पर्यावरण पे क्या प्रभाव है किसी भी चीज़ का और उसका आकलन कैसे करना है, उससे एक प्रश्न। आपदा और आपदा प्रबंधन, ये तो पूरा एक विषय ही है, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है, 4-5 दिन पढ़ेंगे तो पूरा याद हो जाएगा, इससे एक प्रश्न पक्का पूछा जाता है, ठीक। 16वां टॉपिक है हमारा विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध, लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। तो किस तरह विकास होता है और किस तरह जो उग्रवाद फैल रहा है उसके बीच क्या सहसंबंध है, उससे टॉपिक से पूछा जाएगा। 17वां हमारा टॉपिक है आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका, ठीक। तो जो हमारे आंतरिक सुरक्षा में जो चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं उससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जा सकता है। 18वां टॉपिक है हमारा संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्क साइटों की भूमिका क्या है, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें क्या है, धन शोधन और इसे रोकने में क्या समस्याएं आ सकती हैं और क्या प्रभाव पड़ सकता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा 18वां टॉपिक। 19वां टॉपिक हमारा पूछा जा सकता है सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों एवं उनका प्रबंधन, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध क्या है, ठीक है। यानी हमारे जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनमें सुरक्षा कैसे की जाएगी, उनकी चुनौतियां क्या हो सकती हैं और उनका प्रबंधन कैसे किया जाता है, संगठित अपराध जो होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो होते हैं, और आतंकवाद, उनके बीच क्या संबंध है और उनको कैसे रोका जाए, उससे संबंधित हमको कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। 20वां हमारा टॉपिक है विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश, ठीक है, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट, ठीक है। जो हमारे सुरक्षा बल हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है एक प्रश्न, ठीक है, तो वो टॉपिक पढ़ना है, 20 टॉपिक इसमें भी हैं, ठीक। अब हमारा आता है GS4, जिसे हम इथिक्स कहते हैं, इंटीग्रिटी कहते हैं, एप्टीट्यूड कहते हैं। GS पेपर 4 यानी प्रश्न पत्र 5वां आएगा, निबंध को मिला लिया जाए 5वां प्रश्न पत्र। तो GS पेपर 4 में हमारा टॉपिक है नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, यानी इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ठीक है। इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिवृत्ति तथा उनके दृष्टिकोण तथा समाज से आचार व्यवहार में विभिन्न मुद्दों तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे। इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्र में किसी मामले के अध्ययन यानी केस स्टडी का माध्यम भी चुना जा सकता है। मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर किया जाएगा, ठीक है। तो 250 नंबर का होता है और इसमें काफ़ी अच्छे अंक मिल जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसमें कुल 8 टॉपिक हैं, तो ये ध्यान रखिएगा हमको इथिक्स में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। पहला टॉपिक हमारा है नीतिशास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध, मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम, नीतिशास्त्र के आयाम क्या हैं, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र क्या है, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से
शिक्षा मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका क्या है। ठीक है, यह हमारा पहला टॉपिक है। ठीक, दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? दूसरा टॉपिक है हमारा अभिवृत्ति, यानी एटीट्यूड पढ़ना है दूसरे टॉपिक में, जिसमें सारांश में उसको पढ़ना है, कंटेंट। ठीक है, संरचना उसकी कैसी है, वृत्ति क्या है, ठीक है, पढ़ना है, फंक्शन क्या है, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें क्या संबंध होता है, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि क्या है, सामाजिक प्रभाव और धारण पढ़ना है। ठीक है, अभिरुचि पढ़ना है, अभिवृत्ति भी पढ़ना है। ठीक, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड में जो है हम अंतर देखेंगे। अगला टॉपिक है, तीसरा नंबर टॉपिक है हमारा, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदना। ठीक है, ये टॉपिक नंबर हमारा 3 है, इसको पढ़ेंगे हम लोग। चौथा टॉपिक है हमारा भावनात्मक समझ, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये पढ़ेंगे, जिसमें अवधारणाएं, प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रयोग क्या क्या हैं। पांचवा टॉपिक है हमारा भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों का क्या योगदान है। हम जो भारत के विचारक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और जो विदेशी विचारक हैं, दार्शनिक हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर छठवां टॉपिक है हमारा, छठवां टॉपिक है जिसमें लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा, मूल्य तथा नीति शास्त्र पढ़ेंगे। ठीक है, यानी पब्लिक सिविल सर्विसेज, वैल्यू एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या, स्थिति और समस्याएं, यानी आप जैसे सिविल सेवा में जा रहे हैं तो आपके सामने क्या क्या चुनौतियां आएंगी, सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनियम तथा अंतरात्मा यानी कंसाइंस, उत्तरदायित्व तथा नैतिक शासन, शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था यानी फंडिंग में नैतिक मुद्दे कौन कौन से, कारपोरेट शासन व्यवस्था, इतने विषयों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये छठवां टॉपिक है हमारा। सातवां टॉपिक क्या है? सातवां टॉपिक है शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग और भ्रष्टाचार की चुनौतियां। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे तो 1-2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, एक तो क्या 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस मतलब शासन व्यवस्था में ईमानदारी और किस प्रकार जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है, आठवां टॉपिक जो हमारा होता है उपयुक्त विषयों पर मामला संबंधी यानी केस की स्टडी आता है, केस स्टडी ऑन अबव इश्यू। ये जितना हम विषय ऊपर देखे हैं इन सब में केस स्टडी पूछी जाती है, जो कि लगभग 100 अंकों की होती है। ठीक है, 100 अंकों की केस स्टडीज लगभग हो जाती है। ठीक, तो ये याद रखना है कि हमारे सिलेबस क्या हैं, ध्यान से हमको सिलेबस देख लेना है, अच्छे से पढ़ना है, सिलेबस को अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि अगर सिलेबस को जितने अच्छे से समझेंगे उतना अच्छा आप एग्ज़ाम में करके आएंगे, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है। सिलेबस से इतर कुछ भी नहीं पूछा जाता। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं, ये जो मैंने अभी सामान्य अध्ययन के पेपर बताए कि चारों पेपर में कौन कौन से टॉपिक से पूछा जाता है, इसके अलावा पूछा जाता है करंट अफेयर्स को शामिल करते हुए। ठीक है, जो मुद्दे करंट में चल रहे होते हैं उनको शामिल करते हुए सामान्य अध्ययन के चारों पेपर आते हैं, और साथ साथ निबंध में भी कभी कभी देखने को मिल जाता है। ठीक है, करंट में कोई बर्निंग टॉपिक रहा हो उससे संबंधित निबंध में भी एक प्रश्न पूछ लेता है। ठीक, तो ये है हमारा डिटेल्स सिलेबस जिसको हमने आज देखा। ठीक, इसी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी है, और चाहे तो आप लिख लीजिएगा पूरा सिलेबस जिससे रेगुलर आप देख सकें। ठीक है, तो
चलिए आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।